चलिए बच्चों, तो आज हम लोग देखते हैं भारत संसाधन एवं उपयोग है क्या चैप्टर ग। चैप्टर ग में आज हम लोग पढ़ेंगे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। चैप्टर क कंप्लीट कर लिए हैं, ख कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे ग। तो आप लोगों के लिए एक थॉट लेकर आए हैं। देखिए ये थॉट आप लोगों में एकदम जान भर देगा और इस थॉट को हमेशा याद रखिएगा। इसका थीम भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि इस थॉट को लेने का मेन मोटो क्या है। मोटो का मतलब क्या, उद्देश्य क्या है। देखिए इसमें कहा गया है कि अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितना दूरी तय करनी होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास होगा। ठीक है, पास हो या होगा, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि मैं आप लोगों पर कह रहा हूं, समझिएगा थोड़ा, एक मिनट ध्यान देकर कि हम लोगों ने आज जनवरी से लेकर मान लीजिए कि नवंबर तक पढ़ाई किए, 2 महीना, और हम लोग को दिसंबर और जनवरी पढ़ाई कर रहे हैं, फरवरी में एग्जाम है। कोई बच्चे सोचते हैं कि सर मेरा तो अभी तक तैयारी कंप्लीट नहीं हुआ, कोई भी विषय कंप्लीट नहीं है, कैसे हम परीक्षा इस साल देंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं अगले साल तैयारी करके। बाबू पुनः आप 11 महीना पीछे जाइएगा, तैयारी कीजिएगा। हो सकता है कि आप जितना दिन पीछे जाए, मतलब जितनी दूरी तय करने में होगी, नहीं हो सकता है कि मंजिल उससे भी पास हो, यानी कि 2 महीना में आप अगर लगन से मेहनत कर लेते हैं तो आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं। चलिए इसी के तहत हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो हम लोग का चैप्टर ध्यान रखना है, नाम आप लोग याद रखिएगा कौन सा पढ़ रहे हैं। तो वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन हम लोग देखते हैं। वन का परिभाषा देखिए, यहाँ पर है वन। वन किसे कहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं। आच्छादित करने का मतलब ढका हुआ रहता है। पूरे पृथ्वी पर जहां वन से आच्छादित है, ढका हुआ है, पेड़ पौधे लगे हैं, उसी को वन कहते हैं। तो वन सभी जगह तो होते नहीं है। अब देखिए वन कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो वन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक होता है प्राकृतिक वन और दूसरा होता है मानव निर्मित वन। कहने का मतलब कि एक जो पेड़ पौधा होता है, जैसे अपने से, जैसे आप लोग देखे होंगे पहाड़ पर्वत पठार पर बहुत सारे पेड़ पौधे जड़ी बूटियां अपने से जमती है, लेकिन हम लोग अपने गांव में, अपने घर के अगल बगल, अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए चारों तरफ वृक्ष, और सरकार भी देखिए लगवा रही है वृक्ष सड़क के किनारे किनारे सुंदरता के लिए। ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक वन। अब हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक वन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक वन वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। मतलब जो अपने आप उगते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक वन कहते हैं। ठीक ना। मानव निर्मित वन वे वन जो मानव द्वारा, नहीं, वे वन जो मानव द्वारा विकसित होते हैं उसे मानव निर्मित वन कहते हैं। मतलब जो मानव के द्वारा लगाया जाता है, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित वन कहते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए आगे की ओर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने के बाद। तो देखिए अब है वन और वन्य जीव संसाधन, संसाधनों के प्रकार और वितरण। वितरण के मतलब कि किस तरह से बटा हुआ है। ठीक है। तो देखिए वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का 10वां देश है। मतलब नंबर 1 पर नहीं, 2 पर भी नहीं, कहां पर फेंकाया है, कम 10वां नंबर पर। देख लीजिए दूसरा है टॉपिक इसका कि यहाँ करीब 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। रूस में देख लीजिए, इससे अब जो रूस है, उसके बाद ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ पर रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर
वन क्षेत्र है जो विश्व में प्रथम है। एक नंबर पर कौन है विश्व में? रूस है। ब्राजील में 478 करोड़ हेक्टेयर पर क्या है? वन आच्छादित है। पृथ्वी पर वन पड़ा हुआ है, भरा हुआ है। कनाडा में 310 करोड़ हेक्टेयर पर वन फैला हुआ है। उसके बाद देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, राज्य अमेरिका में 303 करोड़ हेक्टेयर पर वन फैला हुआ है। और चीन में 197 करोड़ हेक्टेयर पर वन का विकास है, वन आच्छादित है, वन फैला हुआ है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। बस याद रखिएगा कि भारत कितने नंबर पर है? तो नंबर 10 पर है, ठीक ना। और नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर रूस है। ये पूछता है कि नंबर 1 का देश कौन है और लास्ट कौन है। तो पहला और अंतिम याद रखिएगा, बाकी कोई उतना जरूरी नहीं है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में 164 करोड़ हेक्टेयर पर वन फैला हुआ है। और कांगो एक देश है। कांगो में 134 करोड़ हेक्टेयर पर वन फैला हुआ है। इंडोनेशिया में 88 करोड़ हेक्टेयर। और पेरू, देखिए ये क्या है? पेरू में 69 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, मतलब वन आच्छादित है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वन किस तरह से फैला हुआ है, ठीक ना। देखिए भारत की अब स्थिति थोड़ा सा हम लोग है तो भारत के बारे में ज्यादा जानेंगे। देखिए 2001 में 19.27, इसको कभी भी भुला कर भी बाबू 27 मत पढ़िएगा, ठीक ना। 19.27% भौगोलिक क्षेत्रफल वन फैले हुए थे। कब? 2001 की ये बात है, ठीक ना। अब देखते हैं वन सर्वे फैक्ट के अनुसार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विकास है। कहां पर? भारत में। कब? 2001 के बाद। फिर भी कम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह सबसे आगे है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे आगे है, जहां 90.3%, ठीक ना, भौगोलिक क्षेत्र में वन विकसित है। समझ रहे हैं? 100% में से 90.3% भौगोलिक क्षेत्र में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वन का विकास है। ये बहुत अधिक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे है कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 भागों में रखा जा सकता है। घनत्व के आधार पर मतलब किस तरह से किस वृक्ष की कितनी घनाई होती है, वो कितना सघन होता है। सघन और विरल आप लोग समझते हैं, तो उसके आधार पर हम लोग देखते हैं। देखिए अत्यंत सघन वन, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि उसमें झांकने के बाद अरे लग रहा है कि एकदम झन झन कर रहा है, कोई भी चीज दिखाई नहीं देता है, सिर्फ दिखाई देता है तो पेड़ पौधे की डालियां और पेड़ पौधे ही। थोड़ा सा भी इधर उधर आदमी छुपे हो तो उसमें या कोई हो तो अंदर दिखाई नहीं देते हैं, तो उसे अत्यंत सघन वन कहते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का अत्यंत सघन 70% से अधिक है। कौन? अत्यंत सघन वन। उसके बाद है सघन वन, मतलब ये अत्यंत नहीं है, सघन है लेकिन अत्यंत नहीं है, कम सघन है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का ये घनत्व कितना है? तो 40 से 70% है। चलिए तो ये सब तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, देख लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी इसको देखते चलिए। उसके बाद तीसरा है कि खुले वन, ये कितना है? तो 10 से 40% है। उसके बाद झाड़ी एवं अन्य वन, ये कितना है? तो 10% से भी कम है। झाड़ी एवं अन्य वन जो है कितना है? 10% से भी कम है। मैंग्रोव वन जो है ये देख लीजिए थोड़ा सा, मैंग्रोव वन क्या होता है? तो देखिए, तो इसको तटीय वन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के वन समुद्र के तटों पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार पूर्वी तटीय, पश्चिमी तटीय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। क्यों है भाई? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 90.3% भूभाग पर वन पाए जाते हैं, ठीक ना। इस वजह से इनका विस्तार वहीं पर हुआ है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आगे की तरफ क्या है? आगे की तरफ है अत्यंत सघन वन। अब हम लोग इनके बारे में जानेंगे। तो कह रहे कि भारत में इस प्रकार के वन का
विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। ठीक है, असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। मतलब जितने हमारे भारत के पूर्व दिशा के राज्य है, पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर के राज्य हैं, वहां पर इसका विस्तार है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए आगे की तरफ है सघन वन। सघन वन क्या होते हैं? तो सघन वन है, इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए आगे की तरफ क्या है? आगे की तरफ है खुले वन। खुले वन किसे कहते हैं? तो देखिए 2.59 हेक्टेयर करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वन के वर्ग के वनों का, वर्ग के मतलब होता है प्रकार, ठीक ना, कि खुले वन के जो प्रकार हैं वर्ग के वनों का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। जैसे इसका विस्तार कहाँ का है? तो कर्नाटक में है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ अब देखते हैं अगला वन का विस्तार किस किस राज्य में है। तो देखिए झाड़ी नुमा वन, जो झाड़ी वाला होता है, मतलब वो ऊंचे ऊंचे वृक्ष नहीं होते उसमें, ठीक है, छोटे रहेगा लेकिन एकदम झाड़ी नुमा रहेगा, ठीक ना। तो देखिए करा कि राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है। ठीक ना। चलिए तो किस प्रकार के वनों का बिहार में विकास है? पूछ सकता है कि बिहार में किस प्रकार के वन का विकास है? तो झाड़ी एवं अन्य वन के विकास है। देखिए आगे है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन हम लोग देखते हैं, ये देखिए इस प्रकार के वनों का विकास समुद्र के तटों पर हुआ है। किसके तटों पर? समुद्र के तटों पर, इसलिए इसे तटीय वन भी कहते हैं। इसका विस्तार केरल क्योंकि तटीय प्रदेश है, कर्नाटक आदि राज्यों में हुआ है। ठीक है, एकदम देखते चलिए, बहुत आसान है, बस खाली इसको एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा भैया आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा और भूलिएगा नहीं। देखिए अब क्या है कि वन्य संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण, इसका ह्रास कैसे हो रहा है, इसे कैसे हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए इसमें दिया है कि विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हुआ। मतलब वनों के विकास करने के लिए लोग वन का विनाश करने लगे। ठीक है, कितनी, मतलब कि देखिए यहाँ पर ये बहुत विडंबना की बात है। नहीं, 20वीं शताब्दी के मध्य तक 24% क्षेत्र पर वन विस्तार था, जो 21वीं सदी के आरंभ में ही संकुचित होकर, संकुचित का मतलब होता है छोटा हो जाना, ठीक ना। तो आप लोग सोचिएगा कि संकुचित क्या होता है भाई? तो छोटा, ठीक ना, संकीर्ण, संकुचित, सब छोटा होता है, होकर 19% क्षेत्र में रह गया। देखिए तो मात्र 100 वर्ष पहले 24% था, 24% के बाद 19% हो गया 100 वर्ष के बाद ही। इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप, पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण, जैसे बहुत अधिक अगर पशु पाल कर और क्या करते हैं किसान भाई कि उस पशु को छोड़ देते हैं जंगल में चरने के लिए, और पशु क्या करता है जब वो चर कर उसका पेट भर जाता है तो वो अपने सींग से, अपने शरीर से रगड़ कर पेड़ पौधों को तोड़ देता है। ठीक है, एवं विविध
तरीकों से वन संपदा का दोहन है। भारत में वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। जैसे मैं आप लोग को एक छोटी सी एग्जांपल एक मिनट में समझा देता हूं कि देखिए कैसे भूमि उपयोगिता कहिए तो एक तरह से ह्रास हो रही है। जैसे कि बहुत सारे जब पेड़ पौधे जहां लगे होते हैं, जिसको हम लोग वन कहते हैं, वन को काट कर खेत बनाया जा रहा है, खेत को खत्म करके घर बनाया जा रहा है। तो बताइए जो वन जोग भूमि थी वो खेत में तब्दील हो गई, जो खेत वाली भूमि थी वो घर में तब्दील हो गई। तो इस तरह से हम लोगों का कृषि के योग्य भूमि भी बर्बाद हो रहा है, वन के विस्तार वाली भूमि भी बर्बाद हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए आगे की ओर क्या है, आगे की ओर है वन, वनों एवं प्राणी वन एवं वन्य जीवों के विनाश में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग की भी काफी भूमिका रही है। मतलब जो प्राणी है वो भैंस गरु चरा कर तुड़वाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि अपने साथ में रस्सी और लगी लेकर चलते हैं और कांटा वगैरह लेकर जंगल में जाते हैं और बहुत सारे लकड़ी को काट देते हैं। और काटने के बाद करते क्या है, काटने के बाद क्या करते हैं, लेकर आ जाते हैं घर पर अपने भोजन बनाने के लिए। नहीं तो इससे भी वन का जो होता है ह्रास हो जाता है। ठीक है, बहुत अधिक वन की कटाई हो जाती है, कमी हो जाती है। देखिए आगे है जैसे रेल मार्ग। पहले हम लोग देखते थे कि रेल के जो पटरी बिछता था तो जो बीम होता था दोनों दिन पटरी बिछाने के लिए, उसके बीचों बीच जो बहुत सारे लकड़ियों को काट कर बीम बनाकर उसी पर रेल मार्ग का विकास किया जाता था। उसके बाद सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण ने भी वन विस्तार को बड़े पैमाने पर तहस नहस किया है। मतलब बहुत अधिक उलेट कर दिया गया है। जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ा वैसे वैसे वन्य जीवों का आवास भी तंग हो गया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कि जब हमारे यहाँ वन ही नहीं रहेगा तो वन्य जीव वन में तो नहीं रहेंगे। तबे आए दिन आप लोग सुनते हैं कि दिल्ली मुंबई मद्रास में रोड पर अजगर निकल गया है, तो रोड पर चीता घूम रहा है, तो रोड पर हाथी घूम रही है। तो भाई उसका घर हम लोग उजाड़ रहे हैं, तो अब वो हमारे ही ना घर पर आक्रमण करेंगे। चलिए आज स्थिति यह है कि बहुत से वन्य प्राणी लुप्त हो गए हैं या लुप्त प्राय है। लुप्त प्राय कहने का मतलब कि लुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक ना, भारत में चीता और गिद्ध इसके उदाहरण है। मतलब भारत से चीता और गिद्ध इसके उदाहरण है जो कि लुप्त हो गए हैं। पहले गिद्ध जो रहते थे, जो मरे हुए जानवर होते थे, उन्हें फेंकने के बाद वो लूट कर खा जाते थे। आज तो फेंक दीजिएगा तो सड़ कर पूरा महकते रह जाएगा, क्योंकि गिद्ध है ही नहीं, लुप्त हुए। देखिए यहाँ पर लुप्त होने के खतरे से घिरे हुए प्रमुख प्राणी हैं, जैसे कृष्णा सार, ठीक है, चीतल, भेड़िया, अनूप मृग, ये सब है जीव जंतुओं के जानवरों के प्रकार हैं। ठीक ना। उसके बाद नीलगाय आप लोग देखे होंगे कि घोड़ा की तरह होती है, बहुत कूदती फांदती, लंबा चौड़ा होती है। लोग भारतीय कुरंग, 12 सिंगा, चीता, गेंडा, गिर सिंह, उसके बाद मगर के बाद है कि हंसावर, उसके बाद वालिस, उसके बाद सारंग, श्वेत सारस, धूसर, बहुला। धूसर का मतलब देखिए जो कोई एक रंग में रंगा हुआ होता है, ठीक ना, उसे धूसर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हल्का सुनहला कलर का, ठीक ना। उसके बाद पर्वतीय बटेर, जो पर्वत पर बटेर दिखते थे आज नहीं दिख रहे हैं। मोर, हरा सागर कछुआ, मतलब जो कि सागर में हरा रंग के कछुआ पाए जाते थे वो भी लुप्त हो रहे हैं। ये कछुआ भी लुप्त हो रहे हैं। डियुंगांगा, लाल
पांडा आदि, ये सारे मतलब कि जीवों के प्रकार है, प्रवृत्ति है, ये सब ह्रास के कगार पर है। ह्रास मतलब लुप्त होने के कगार पर है। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे है अमृता देवी वन्य संरक्षण प्रसार। ठीक है, अमृता देवी वन संरक्षण प्रसार क्या है देख लेते हैं। तो अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव, ठीक ना, राजस्थान के कौन से गांव, बिश्नोई गांव जोधपुर जिले में ये पड़ता है कि रहने वाली थी। उसने 1731 ईस्वी में राजा के आदेश को दरकिनार करने का मतलब कि नहीं मानना, ठीक ना, दरकिनार कर वनों से लकड़ी काटने वालों का विरोध किया था। राजा के लिए नवीन महल निर्माण के लिए लकड़ी काटा जाना था। मतलब जो जिस गांव में थी उस गांव के राजा आदेश दिया अपने सैनिकों को कि वन में जाइए और लकड़ी काट कर लाइए, लेकिन अमृता देवी ने बोला कि नहीं, मैं वन को नहीं काटने दूंगा। अमृता देवी के साथ गांव वालों ने भी राजा के आदमियों का विरोध किया। महाराजा को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्हें काफी पश्चाताप हुआ कि भाई मैंने ये क्या करवा रहा था। उन्हें भी पता चला कि हमारे पृथ्वी के लिए वन इतना महत्वपूर्ण है, मैं वन के लकड़ियों को कटवा कर, वन को उजड़वा कर मैं अपना महल बनवा रहा हूं और अपने राज्य में वनों की कटाई पर रोक लगा दी। तो अगर आप चाहिएगा तो पूरे दुनिया को हम लोग तो नहीं एक दिन में बदल सकते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने विचार से अपने अंदर एक बदलाव लाते हैं तो धीरे धीरे हमारे पीछे पीछे बहुत सारे लोग चलने लगते हैं और हम लोग एक दिन पूरी दुनिया को बदलने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने अकेले ही हमारे देश को आजाद कराने के लिए ठाना था, लेकिन उनके साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर उनका साथ दिया। आज हम लोग आजाद भारत में रहते हैं। देखिए वर्तमान समय में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत की संकटापन्न पादप प्रजातियों की सूची, संकटापन्न कहने का मतलब कि जितनी संकट में घिर चुकी है, सूची बनाने का कार्य सर्वप्रथम 1970 में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान संस्था देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन्होंने जो सूची बनाई उसे रेड डाटा बुक का नाम दिया गया। इसी क्रम में असाधारण पौधे किसे कहते हैं भाई, तो वैसे पौधे जो बहुत कम मात्रा में अब उपलब्ध रह गए हैं, ठीक ना, के लिए ग्रीन बुक तैयार किया गया। जैसे कि जो लुप्त हो गया उसके लिए रेड और जो कुछ बचा हुआ है उसके लिए ग्रीन, ठीक है, कि उसका अब रक्षा किया जाएगा। उस प्रकार के बुक तैयार किया गया, ठीक है। देखिए आगे है, अब रेड डाटा बुक के बारे में पूछा जाता है, तो रेड डाटा बुक क्या है समझिए। तो रेड डाटा बुक, इसमें सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। सॉरी, मान लीजिए कि इसमें जितने जो लुप्त हो गए हैं उस प्रकार की जीव जंतुओं के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे देखिए लिखा गया है कि संकटग्रस्त प्रजातियां वर्तमान रूप से चिन्हित होते हैं। जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उन्हें चिन्हित करके बताया जाता है। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक
तुलनात्मक स्थिति के प्रति चेतावनी देती है। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग आगे की तरफ। तो देखिए आगे की तरफ दिया हुआ है कि इस संस्था ने विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों के प्रजातियों को चिन्हित कर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला क्या है? सामान्य जाति। कौन में लिखा हुआ है? सामान्य जातियां। सामान्य जातियां मतलब कि एक जाति के पेड़ पौधे या एक जाति के जीव जंतु को हम लोग सामान्य जातियां कहते हैं। तो देखिए ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक इत्यादि। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए आगे की तरफ क्या हुआ तो होता है ख नंबर में। ख नंबर में है कि संकट ग्रस्त जातियां। ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रही तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, जैसे इसमें से कौन सा है? काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गेंडा है, पूंछ वाला बंदर है, उसके बाद संगाई है जो मणिपुर की हिरण कहलाती है, ये ठीक ना, इत्यादि इस प्रकार के जातियों के उदाहरण है। आगे चलते हैं हम लोग तो देखते हैं आगे क्या होता है। ग नंबर में है, ग नंबर में देखते हैं हम लोग सुभेद जातियां। इसके अंतर्गत ऐसी जातियों को रखा गया है, ऐसी जातियों को जिनकी संख्या घट रही है, मतलब रोज एक ना एक घट रहा है। सुभेद्य नहीं, उसका भेद जानना होगा कि क्यों घट रहा है। यह वैसी जातियां है जिन पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन आदि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये क्या हो सकता है भाई? तो ये दिन प्रतिदिन घटते घटते ये भी घटते क्रम की जातियों में चले जाएंगे। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। घ नंबर में क्या है? घर नंबर में है कि दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां, इस जातियों की संख्या बहुत कम है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं बदलती है तो इस संकट जातियों की श्रेणी में, मतलब कि ये जो है संकटग्रस्त जातियों के श्रेणी में आ सकती है। कौन? दुर्लभ जातियां, जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है उसे हम लोग दुर्लभ कहते हैं, ठीक ना। अर्थात जिसे प्राप्त करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है उसे भी दुर्लभ कहते हैं। अब देखिए स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियों में कौन से आते हैं? देखिए प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां। अंडमानी नहीं, टील, निकोबरी कबूतर, ठीक है, ये सब क्या है? स्थानिक, कितना? अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इसी वर्ग में आते हैं। ये मिथुन किसी प्रकार के जीव जंतु के नाम है, कोई प्राणी है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। 6 नंबर यानी कि लुप्त जातियां। ये लुप्त हो चुके हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। मतलब मान लीजिए कि हम लोग जानते थे कि अजगर
एक बहुत सारी सुरंग बनाकर रहता था अंदर, लेकिन आज उस सुरंग में पता लगाने पर कुछ नहीं है, वो सुरंग वीरान पड़ा हुआ है। मतलब कि अजगर अब हमारे धीरे धीरे जंगलों से, पृथ्वी से ये लुप्त हो चुके हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई है। एशियाई चीता और गुलाबी सर वाले बतख एवं डोडो पक्षी इसके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक ना, ये सारे जो है पृथ्वी पर से क्या हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो आगे की ओर है वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र में क्या भाई, तो पहला है राष्ट्रीय उद्यान लगाना जरूरी है। क्षेत्र में क्या करना जरूरी है, तो राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद बिहार या अभयारण्य, ठीक है, जैवमंडल सम्मिलित। चलिए आगे चलते हैं, ये सब हम लोग प्रयास करेंगे तो हमारे जीव जंतु पृथ्वी पर थोड़ा रह सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे पार्कों को उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है भाई, तो 85 बताई जा रही है। इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा कि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो बताइएगा कि कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 85 है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब पहला है, पहला देख लिया हम लोग, अब दूसरा में देखते हैं। तो दूसरा में देखिए क्या कहा गया है, बिहार क्षेत्र या अभयारण्य। ठीक है, बिहार मतलब बिहार राज्य मत समझिएगा, इसका अभयारण्य के दूसरा नाम है बिहार। ठीक ना, तो देखिए कह रहा है कि यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। यह निजी संपत्ति हो सकती है। भारत में इसकी संख्या 448 है। बिहार में बेगूसराय तथा कांवर झील तथा दरभंगा का कुशेश्वर इसके लिए चिन्हित किया गया है। इसे अगर बचा कर रखा जाए तो बहुत अच्छा है। 3 गो जगह बिहार में चिन्हित किया गया है। देखिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आगे की तरफ है जैवमंडल। जैवमंडल क्या है, यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विश्व के 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैवमंडल क्षेत्र हैं। भारत में इनकी संख्या 14 है। पूछेगा कि भारत में जैवमंडल को कितने विकसित किया गया है, कितने क्षेत्र हैं, तो याद रखिएगा 14 गो जैवमंडल भारत में विकसित है। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलते हैं बाघ परियोजना। ये क्या होता है, तो बांध होना चाहिए शायद, देख लीजिएगा आगे चलते। नहीं, ठीक है, बाघे परियोजना है। बाघ परियोजना क्या है, तो वन्य जीव संरक्षण के में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है या जंगली जीव है। 1973 ईस्वी में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 5500 से घटकर मात्र 1800 यानी कि 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उसको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती जनसंख्या के मुख्य कारण है। बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। मतलब इस पर जब देखा गया कि बाघ बहुत अधिक घट रहे हैं, ठीक ना, तो उस पर बाघ परियोजना तैयार किया गया और इसकी शुरुआत
73 ईस्वी में हुई। शुरू में इसकी बहुत सफलता प्राप्त हुई क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में 1985 में 4002 और 1989 में ये बढ़ते बढ़ते 4334 हो गई, परंतु 1993 में इसकी संख्या घटकर 3600 तक पहुंच गई। देखिए घट बढ़ रहा है। भारत में 37,761 वर्ग किमी मतलब किलोमीटर पर फैले हुए 27 बाघ रिजर्व है, मतलब 27 बाघ परियोजना जो है वो रिजर्व है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर देखते हैं हम लोग आगे की ओर क्या पढ़ना है। तो आगे की ओर है चिपको आंदोलन। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत बार परीक्षा में ये पूछा जा चुका है कि चिपको आंदोलन किसने शुरू किया, कहां से शुरू हुआ, इसे क्यों शुरू किया गया था। ठीक है, ये 3 प्रकार के सवाल जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं उत्तर प्रदेश, इसका शुरुआत कहां से हुआ था। तो उत्तर प्रदेश टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में यह आंदोलन आरंभ हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में मतलब कि बहुत सारे जीद में, ठीक ना, पौधों को घेर कर उसकी रक्षा करते थे। क्या करते थे कि जिसको काटते थे उस पौधे को जाकर ऐसे पकड़ लेते थे अखबारी में कि तुम पहले मेरे को काट दो, लेकिन पेड़ पौधे को जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक तुम नहीं काट सकते हो। ठीक है, उसी को आगोश कहा गया है। इसे कई देशों में स्वीकारा गया, मतलब कि ये भारत के उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले से शुरू किया गया था, लेकिन इसे बहुत सारे देशों में सवारा गया, आगे बढ़ाया गया। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों तथा कानून प्रावधानों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो देखिए ये पॉइंट है, इसको पॉइंट बना लीजिएगा कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान क्या है। तो देखिए यही कानूनी प्रावधान है, इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से कानूनी प्रावधान है। तो पहला है अंतरराष्ट्रीय नियम। अब ये अंतरराष्ट्रीय नियम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक राष्ट्रीय समूहों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत नियम तथा कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का कन्वेंशन 1971 तथा विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत बनाए गए अंतरराष्ट्रीय नियमों के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास किया जा रहे हैं। इस पर सख्ती मतलब बहुत अधिक जोर देकर इस पर सख्ती से अनुपालन करने का जीवों की रक्षा की जा सकती है। मतलब 2 गो कानून बनाया गया, एक 1972 में और दूसरा 1971 में, इसे ध्यान रखना होगा। और अफ्रीकी कन्वेंशन कहेगा तो 1968 में। चलिए तो हम लोग अब आगे चलते हैं। तो आगे की ओर है दूसरा नियम देखते हैं हम लोग। ये है कि राष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कानूनें बनाई गई और राष्ट्रीय स्तर पर भी। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या थे कि संविधान की धारा, रुक जाइएगा 1 मिनट। हाँ,
संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 तथा 51 के नहीं वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए वन्य जीव सुरक्षित एक्ट 1972 नियमावली 1972 और 1973 नियमावली एवं संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। ये कब कब? तो 1972 से 1973 में और 1991 में भी पुनः इस पर विचार किया गया। चलिए आगे चलते हैं। जैव विविधता, जैव विविधता क्या है तो देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी पर पौधे और प्राणी जंतुओं की लगभग 17 से 18 लाख से ज्यादा प्रजातियों का विवरण मिलता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे और जीव मृत जंतुओं का होना जैविक विविधता को दर्शाता है। ठीक है, जैव विविधता का सामान्य अर्थकृत जीवों की विभिन्नता अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों जैसे जानवर, पक्षी, जलीय जीव, पेड़ पौधे, छोटे छोटे कीटों आदि की उपस्थिति को नहीं जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब है कि सभी जगह एक जैसे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, सभी जगह एक जैसे मनुष्य नहीं पाए जाते हैं, सभी जगह एक जैसे जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। क्या सभी देश में एक ही जैसा अफ्रीका में अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है जीव जंतु पेड़ पौधे की? जलवायु क्योंकि उसकी अलग है और भारत की जलवायु अलग है, इस वजह से ये जैव विविधता जीवों में विविधता होती है। ठीक ना, कि हर एक प्रकार की जीव तो वही है, हाथी तो वही है, मनुष्य तो वही है, लेकिन उनका कलर अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं तो देखते हैं। आगे की ओर है कि हमारे देश जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक देशों में से एक है। इसकी गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में की जाती है। मतलब देश में, विश्व में पूरे 12 देश में से एक देश हमारा भी जैव विविधता का धरोहर है। ठीक ना, यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। मतलब पूरे विश्व में अगर 100% जैव विविधता है तो उसमें से 8% हमारे भारत में भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि राष्ट्र के नहीं स्वास्थ्य, जैव मंडल एवं जैविक उद्योग के लिए समृद्धि जैव विविधता अनिवार्य है। अगर राष्ट्र के विकास करना है, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है, पीड़ित नहीं रखना है, तो जैव विविधता पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज ये हम लोगों का वीडियो इस चैप्टर में पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। जैव विविधता लास्ट इसका पॉइंट था। अगला हम लोग देखेंगे और घ चैप्टर जो होगा उसका भी एक वीडियो लेकर आएंगे। हो सकता है कल उसको भी एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसे आप लोग बढ़िया से देखकर एक बार, 2 बार, 3 बार खूब बढ़िया से देख कर इसे रिवीजन कर ले ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, और कोटेशन एकदम दिमाग में रखिएगा। जो आप लोगों को थॉट दिए हैं ये थॉट है, कभी भी अब पीछे जाने के बारे में मत सोचिएगा। ठीक है, इस थॉट से यही आप लोगों को आज हम अवगत करा देते हैं कि आप अब पीछे जाने के बारे में मत सोचिएगा। इतना पर ही इस थॉट को सोचिएगा कि हम सुनकर पढ़कर अपने दिलो दिमाग में रखकर, और 2 महीना अभी 2.5 महीना टाइम है आपके 10th में, रोज वीडियो आपको डाला जा रहा है, रोज मेहनत किया जा रहा है। आप लोग भी रोज 2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई कीजिए, बस मैक्सिमम 4 घंटा आप पढ़िए। आप जो चाहिएगा उतना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।